दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। इसलिए वह घोड़े पर बैठकर तेजी से देहात के राजमहल पहुंचा। वहां प्रबंधक की बात सुनकर वह हक्का बक्का हो गया। उसने कहा, सरकार, कारीगर ने आकर कहा था कि राजा ने उसे राजमहल में पहुंचाने की आज्ञा दी है। इस पर मैंने राजकुमारी को उसके साथ कर दिया और वह उसे यंत्र वाले घोड़े पर बिठाकर ले गया है। यह सुनकर युवराज को अवर्णीय दुख हुआ और बेहोश होकर वह गिर पड़ा। प्रबंधक और भी घबरा गया। कुछ ही देर में राजा की सवारी भी आ गई। उसने प्रबंधक से सारा हाल सुना और बहुत खींचा, क्योंकि सारी प्रजा में मशहूर हो गया था कि राजा स्वयं राजकुमारी को जुलूस के साथ राजमहल ले जाएगा। वह राजकुमार की बेहोशी की परवाह किए बिना वहां से राजमहल की ओर रवाना हो गया। कुछ ही देर बाद राजकुमार को होश आया। प्रबंधक ने उसके पांव पर गिरकर कहा, सरकार, मुझसे अनजाने में अपराध हुआ है। आप इसके लिए जो भी दंड देंगे मैं खुशी से झेलूंगा। राजकुमार ने कहा, तुमने धोखा खाया है, इसलिए तुम्हें दंड नहीं दूंगा, किंतु तुम मेरे लिए फकीरों जैसे वस्त्र ले आओ। वहीं पास में फकीरों का अखाड़ा था। प्रबंधक ने जाकर उनसे कहा, एक धनी व्यक्ति को राजा मरवाने ही वाला है। धनी जान बचाकर भागना चाहता है। आप कृपया कर एक फकीरी बाना दे दें तो वह उसे पहनकर निकल जाएगा। अखाड़े के फकीरों को राज आज्ञा की चिंता न थी। उन्होंने दया करके उसे फकीरी बाना दे दिया। युवराज ने उसे पहना। बहुमूल्य रत्नों और सोने के सिक्कों से भरी थैलियां उसने छुपा ली और राजकुमारी की तलाश में फकीरी बाना पहनकर निकल पड़ा। उधर कारीगर राजकुमारी को लेकर उड़ता रहा और कुछ घंटे उड़ने के बाद काशपुर राज्य में पहुंच गया। वह खुद भी भूखा था और उसे मालूम था कि राजकुमारी को भी भूख लगाई होगी, किंतु उसने शहर में उतरने के बजाय एक घने जंगल में घोड़े को उतारा। वहां पर घने पेड़ों के कारण शीतलता थी। एक और एक तालाब था जिसमें निर्मल जल भरा था। कारीगर ने राजकुमारी को घोड़े के पास छोड़ा और पास के एक गांव में जाकर कुछ खाने पीने की चीजें लेने के लिए चला गया। राजकुमारी स्वयं को उस कुरूप अधेड़ व्यक्ति के चुंगल में फंसा पाकर बहुत घबराई। उसकी इच्छा हुई कि भागकर उससे जान बचाए, किंतु ना तो उसे रास्ता मालूम था और ना पैदल चलने की आदत थी। वह भूख से निढाल भी हो रही थी। कुछ ही देर में कारीगर खाना लेकर आया। उसने खुद भी खाना खाया और राजकुमारी को खाने के लिए भी दिया। खा पीकर उसने राजकुमारी के साथ भोग की इच्छा प्रकट की। राजकुमारी ने घृणा पूर्वक इनकार किया तो कारीगर ने उसे मारा पीटा और बलपूर्वक अपनी इच्छा पूरी करनी चाहिए। राजकुमारी बड़े जोर से रोने लगी। कारीगर को इसकी परवाह नहीं थी, इसलिए वह जंगल में उतरा था। संयोग से काशपुर राज्य का राजा शिकार खेलने के बाद उधर से होकर गुजर रहा था। उसने और उसके दल वालों ने स्त्री कंठ की जोर से आवाज सुनी तो उस तरफ आए। उन लोगों ने कारीगर से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे साथ की यह स्त्री कौन है और क्यों रोए चली जा रही है? कारीगर ने राजा को ना पहचाना। उसने कड़क कर कहा, यह मेरी पत्नी है। मेरे साथ हंसे या रोए, तुम लोगों को इससे क्या मतलब? राजकुमारी ने पूछने वाले के शाही रंग ढंग देखे और रोकर कहा, सरकार, आपको भगवान ने मेरी आत्मरक्षा के लिए भेजा है। मैं बंगा देश की राजकुमारी हूँ। मेरा विवाह हरिपुर देश के राजकुमार से होने वाला था। यह नीच मुझे हर कर ले आया है। काशपुर देश के राजा को राजकुमारी का रूप और तौर तरीके देखकर उसकी बात पर विश्वास हुआ। उसने एक आध बात और पूछी, फिर अपने साथियों को आज्ञा दी कि कारीगर का वध कर दो। दो आदमियों ने उसे पकड़ा और क्षण मात्र में उसकी गर्दन उड़ा दी। फिर उसने राजकुमारी से विस्तार पूर्वक उसका हाल पूछा और उसे एक घोड़े पर बिठाकर राजधानी में ले आया। यंत्र वाले घोड़े को भी राजा के सेवक घसीटकर महल में ले गए। राजधानी पहुंचकर राजा ने राजकुमारी को एक अलग महल में रखा और उसकी सेवा के लिए कई सेवक और दासियां नियुक्त की गईं। राजकुमारी कारीगर के पंजे से छूटकर बड़ी शांति महसूस कर रही थी। सोच रही थी कि काशपुर का राजा कितना भला आदमी है कि निस्वार्थ उसकी मदद कर रहा है।
लेकिन काशपुर नरेश उतना निस्वार्थ न था जितना राजकुमारी समझ रही थी। वह अब उसके कब्जे में थी और इस कारण वह उससे विवाह करना चाहता था और इसके लिए उसने राजकुमारी की अनुमति भी मांगना जरूरी न समझा। वह जानता था कि राजकुमारी हरिपुर देश के राजकुमार पर मुग्ध है और खुशी से किसी और से विवाह न करेगी। उसने आदेश दिया कि विवाह के बाजे बजाए जाएं और सारे राज्य में नाच रंग और खेल तमाशे हों। एक दिन राजकुमारी दोपहर में सो रही थी कि बाजों की आवाज से उसकी आंख खुल गई। उसने दासियों से पूछा कि यह शोर क्यों हो रहा है, तो प्रमुख दासी ने कहा, सरकार, यह राजा से आपके होने वाले विवाह के उपलक्ष्य में बाजे बज रहे हैं। राजा का आदेश है कि इस खुशी में सारे राज्य में नाच रंग और खेल तमाशे किए जाएं। राजकुमारी को लगा जैसे वह एक भेड़िए के चुंगल से निकलकर दूसरे भेड़िए के चुंगल में आ गई है। उसने अपनी रक्षा का अजीब उपाय किया। जब राजा ने उसे अपने पास बुलाया तो वह उन्मत्त बन गई। उसने अपने कपड़े फाड़ डाले और राजा और दूसरे लोगों को गालियां देने लगी और घूंसे मारने लगी। राजा उसकी दशा से चिंतित हुआ और अंतःपुर से बाहर आकर सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। अपने बाहर के कक्ष में आकर राजा ने अपने विश्वसनीय सभासदों से सलाह की। सबकी राय हुई कि उसे कोई प्रेत बाधा लगी है, वरना एकदम से पागल होने का कोई और कारण तो नहीं हो सकता। राजा ने दासियों को आदेश दिया कि राजकुमारी पर बराबर निगाह रखें और उसे नियंत्रण में भी रखें। उसने अपने राज्य भर के ओझाओं और तांत्रिकों को बुलाया और राजकुमारी को अच्छा करने को कहा। उन लोगों ने तरह तरह की धुनियां दी, अनगिनत बार अभिमंत्रित जल पिलाया और अन्य अनेकों उपाय किए। राजकुमारी को कुछ होता तो उसका इलाज भी होता। उसने शाम तक अपनी दशा और खराब कर ली और सब लोगों की चिंता बढ़ती गई। राजा तो दुखी और चिंता के कारण रात भर सो नहीं सका। दूसरे दिन उसने आदेश देकर यह घोषणा करवाई कि जो वैद्य राजकुमारी को अच्छा कर देगा उसे काफी बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब बहुत से वैद्य आए। उन्होंने कहा कि नब्ज देखकर ही जाना जा सकता है कि क्या रोग है। अब राजकुमारी ने सोचा कि भेद खुलने वाला है। अगर इनमें से किसी ने भी मेरी नाड़ी देखी तो समझ जाएंगे कि यह पूर्ण रूप से स्वस्थ है। इसलिए वह और भी पागल बन गई और आक्रामक हो गई। जो भी वैद्य उसके पास आता, उसकी नाड़ी देखने जाता, उसे वह दांतों से काटती, थप्पड़ मारने लगती, थूकती, गालियां देती या उसके कपड़े फाड़ती। सापेक्ष में यह कि राजकुमारी ने किसी वैद्य हकीम को अपने पास नहीं आने दिया। उन बेचारों ने दूर से ही अटकल लगाकर तरह तरह की दवाइयां राजकुमारी को दी, किंतु राजकुमारी कुछ को खा लेती, कुछ को वहां फेंक देती और अपना पागलपन और बढ़ाने लग जाती। जब सामने कोई ना होता तो वह साधारण स्थिति में आराम करती और किसी को भी देखते ही गालियां बकना शुरू कर देती, नोच खसोट करना शुरू कर देती। सारे वैद्य असफल होकर वापस चले गए और राजा को ऐसे वैद्य की तलाश रहने लगी जो उसे अच्छा कर सके। इस बीच हरिपुर देश का राजकुमार फकीर के वेश में घूमता घूमता वहां आ निकला। उसने वहां के निवासियों से एक राजकुमारी की जिससे राजा विवाह करना चाहता था विक्षिप्तता का हाल सुना। वह समझ गया कि यह उसकी प्रेमिका बंगदेश की राजकुमारी होगी जिसकी तलाश में मैं मारा मारा फिरता हूँ। वह राजधानी में एक साधारण व्यक्ति के वेश में एक सराय में उतरा। उसे और विस्तार से राजकुमारी की बीमारी का हाल मालूम हुआ। वह वैद्य का वेश बनाकर लंबी दाढ़ी लगाकर राजमहल के सामने गया और दरबानों से बोला, सुना है यहाँ कोई राजकुमारी बीमार है, मैं उसका इलाज करना चाहता हूँ। राजा को खबर करो। दरबान हंसने लगे और घृणा पूर्वक बोले, बड़े बड़े प्रसिद्ध हकीम तो झक मार कर गए, यह राजकुमारी को अच्छा करके इनाम पाएगा। युवराज ने उन्हें डांटा, तुम्हारा काम पहरा देना है या हकीमों को उनकी राय देना। राजा को फौरन खबर करो। राजा नहीं चाहेंगे तो मैं लौट जाऊंगा। दरबानों ने खबर की तो राजा ने उसे फौरन बुला लिया। युवराज सामने आया तो राजा ने कहा, वैद्य जी, वह किसी को पास नहीं आने देती, हर आने वाले पर आक्रमण कर देती है। उसे कमरे में बंद कर दिया गया है, आप पहले खिड़की से उसे देखें। युवराज वहां पहुंचा, खिड़की से झांक कर देखने लगा। उसने राजकुमारी को पहचान लिया जो बड़े दर्द भरे स्वर में उसके विरह में गीत गा रही थी। युवराज ने गौर से देखा तो समझ गया कि राजकुमारी को कोई रोग नहीं है।
वह खुद ही अपने को पागल दिखा रही है ताकि उसका विवाह राजा के साथ ना हो सके। राजा के पास आकर उसने कहा, मेरी समझ में राजकुमारी का रोग आ रहा है, उसका कमरा खुलवाएं, मैं उसके पास जाकर उसे देखूंगा, लेकिन उस समय कमरे में कोई दूसरा आदमी नहीं होना चाहिए। राजा ने इस बात को मान लिया। युवराज अकेला राजकुमारी के पलंग की ओर बढ़ा। वह उसे पहचान ना पाई और वह समझकर चीखने लगी और गालियां देने लगी। युवराज तेजी से पलंग के पास पहुंचा और धीमे से बोला, अच्छी तरह देखो, हरिपुर देश का युवराज हूँ, तुम्हें तलाश करता हुआ यहाँ आया हूँ, तुम मेरे साथ सहयोग करो तो तुम्हें निकाल कर ले चलूंगा। राजकुमारी ने उसके स्वर से उसको पहचाना और ध्यान से देखा तो सूरत भी पहचान ली। राजकुमारी ने चीखना बंद कर दिया और धीमे स्वर में बोली, मैंने अपना सतीत्व बचाने के लिए यह पागलपन का ढोंग किया था। मुझे नहीं मालूम था कि कब तक यह तमाशा करना पड़ेगा। सौभाग्य से तुम यहाँ आ गए, लेकिन यहाँ से मुझे निकालोगे कैसे? राजा को मालूम होगा कि तुम मेरे प्रेमी और भावी पति हो तो तुम्हें जीता नहीं छोड़ेगा। युवराज ने कहा, तुम सिर्फ यह करो कि पागलपन का प्रदर्शन कुछ कम कर दो, सिर्फ कभी कभी कुछ अजीब हरकतें किया करो। बंग देश की राजकुमारी ने उसके कथनानुसार किया। उसने कपड़े फाड़ना, मारपीट करना आदि बंद कर दिया। युवराज ने बाहर आकर राजा से कहा, आप चलकर देख लें, राजकुमारी साहिबा लगभग पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई हैं। राजा युवराज के साथ राजकुमारी के कमरे में आया। राजकुमारी ठीक ठाक वस्त्र पहने बैठी थी। उसका व्यवहार भी लगभग सामान्य था। राजा ने वापस आकर युवराज की बड़ी प्रशंसा की और कहा, वैद्य जी, आपने कमाल कर दिया है। बड़े बड़े वैद्य महीनों लगे रहे और कुछ ना कर सके, आपने 2-4 मिनट में ही राजकुमारी को ठीक कर दिया। मैं आपको माला माल कर दूंगा। युवराज ने कहा, आपकी बड़ी कृपा है, लेकिन अभी मैं एक पैसा नहीं लूंगा। राजकुमारी जब बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उस समय आप जो भी देंगे मैं सर झुकाकर स्वीकार कर लूंगा। युवराज ने आगे कहा, रोग पूरा ठीक करने के लिए पूरा हाल जानना जरूरी है। आप कृपा करके यह बताएं कि राजकुमारी कब और किस प्रकार आपके राज्य में आई। वास्तव में युवराज जानना चाहता था कि यंत्र वाला घोड़ा प्राय है कहाँ, या है भी या नहीं। वह यह भी जानना चाहता था कि कारीगर का क्या हुआ। राजा ने ब्यौरेवार बताया कि इतने दिन पहले एक आदमी यंत्र के घोड़े पर इन्हें हमारे देश के जंगल में लाया था और इनके साथ दुराचार चाहता था। संयोग से मैं उसी समय शिकार खेलकर वापस आ रहा था। मैंने जाकर जब इनसे पूरा हाल सुना तो कारीगर को मरवा दिया और इन्हें और काठ के घोड़े को लेकर आ गया। मैं इनसे विवाह करना चाहता हूँ, यह ठीक हो जाए तो करूँ। युवराज ने कहा, निश्चिंत ही वह यंत्र का नहीं, जादू का घोड़ा होगा। उससे उतरते समय इनसे तंत्र विधान संबंधित कोई भूल हो गई होगी। अब मेरी सलाह को ध्यानपूर्वक सुने, उस पर कार्य किया जाए तो राजकुमारी ठीक हो सकती है। एक ही दिन में पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। आप एक बड़े से मैदान में उस घोड़े को रखवाएं, उसके चारों ओर बड़ी बड़ी अंगीठियां धोने देने के लिए रखवाएं। ना मालूम किस किस प्रेत आत्मा को बुलाना पड़े। फिर राजकुमारी को उनकी हैसियत के मुताबिक जेवर कपड़े पहनाकर वहां लाया जाए और घोड़े पर बिठाया जाए। उसके बाद मैं मंत्र सिद्ध करूंगा। राजा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, यह सब अभी हो जाएगा। युवराज ने कहा, इस समय ठीक मुहूर्त नहीं है, कल सवेरे यह पूरा इंतजाम करवा दीजिए। दूसरे दिन सुबह यंत्र वाला घोड़ा लाकर मैदान में रख दिया गया। उसके चारों ओर 10-12 अंगीठियां रख दी गईं। युवराज भी नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर आया और राजकुमारी को भी सजा संवार कर लाया गया। युवराज ने राजकुमारी को घोड़े पर बिठाया। फिर उसने झूठ मूठ के मंत्र पढ़ते हुए घूम घूम कर सारी अंगीठियों में कोई सामग्री डाली। उसके कारण ऐसा धुआं उठा कि जनसमूह में किसी को घोड़ा दिखाई नहीं पड़ा। युवराज धुएं के अंदर जाकर राजकुमारी के पीछे घोड़े पर जा बैठा और उसे चलाने वाली खूंटी घुमा दी। जब घोड़ा आकाश में ऊंचा हो गया तो राजकुमार ने पुकार कर कहा, लंपत राजा देख, मैं हरिपुर देश का युवराज हूँ, अपनी मंगेतर को लिए जा रहा हूँ। कुछ घंटों में दोनों को घोड़े ने राजमहल पहुंचा दिया। 2-4 दिन में उन दोनों का धूमधाम से विवाह भी हो गया। हरिपुर देश के राजा ने बंग देश के राजा को संदेश भिजवाया कि
आपकी पुत्री को मैंने अपने पुत्र से ब्याह दिया है, आप यह संबंध स्वीकार करें। उसने खुशी खुशी संबंध स्वीकार किया और बहुमूल्य भेंटें उस राजा को भेजी। इस प्रकार सारा परिवार खुशी से रहने लगा और बढ़िया से राजपाट चलाने लगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।